चैप्टर 2 पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स एंड फॉर्म्स। इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट क्या है, किस तरह के होते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी का स्ट्रक्चर क्या है, पॉलिसी को किस तरह से परिभाषित किया जाता है, प्रपोजल फॉर्म्स क्या है, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट क्या है। इन सारे जो डॉक्यूमेंटेशन है इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो रहिए मेरे साथ। मैं हूँ आबाद खान और आप देख रहे हैं कीमत साथ यूट्यूब चैनल। तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करें तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट भी उसी तरह से होता है जैसे जैसे कि दूसरे कॉन्ट्रैक्ट। इसमें एक तरफ एक पार्टी होती है इंश्योरेंस कंपनी, दूसरी तरफ पार्टी होती है बीमा धारक, और प्रीमियम के बदले वो उसके रिस्क कवर करने का आश्वासन देते हैं। तो ये पूरे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का लब्बो लुआब यही है कि एक तरफ इंश्योरेंस कंपनी है, दूसरी तरफ बीमा धारक है। इंश्योरेंस कंपनी कुछ प्रीमियम चार्ज करती है और रिस्क के टाइम पे उसको प्रोटेक्ट करती है। अब जिस तरह से कि बाकी कॉन्ट्रैक्ट्स में कुछ चीजें होती हैं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं, उसी तरह से इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में भी कुछ एलिमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो अपना इंश्योरेंस कराना है, अपनी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस कराना है, वो एक ऑफर लेके जाता है, एक प्रपोजल लेके जाता है, उसे इंश्योरेंस सब कंपनी एक्सेप्ट कर लेती है तो वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। कंसिडरेशन होता है, लीगालिटी है कि कॉन्ट्रैक्ट लीगल है या नहीं है। एग्रीमेंट होता है, दोनों पार्टियों का एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है, यानी दोनों पार्टियों का रेडी होना बहुत जरूरी है कॉन्ट्रैक्ट को इंश्योरेंस के प्रॉपर होने के लिए। कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी, अब ऐसा नहीं है कि माइनर उसको साइन कर देगा, तो इसलिए मेजर होना चाहिए, वो एडल्ट होना चाहिए वो। तो ये भी एक कंडीशन है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की, क्योंकि बाकी कॉन्ट्रैक्ट की है उसी तरह से इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की भी एक कंडीशन है। एंड इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल, ये जो रिलेशनशिप बिल्ड अप हो रहा है इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योर्ड के बीच में, वो लीगल होना चाहिए। नो इंटेंशन टू कमिट फ्रॉड, और किसी की भी फ्रॉड करने की इंटेंशन, मंशा नहीं होना चाहिए, यानी कि फ्रॉड करने की मंशा नहीं होना चाहिए। इस ये जितनी भी छह सात मैंने आपको एलिमेंट्स बताए हैं, इसमें अगर एक भी नहीं होगा तो फिर इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट नल एंड वाइड माना जाएगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो निरस्त माना जाएगा। फिर बात करते हैं अटमोस्ट गुड फेथ की। अब अटमोस्ट गुड फेथ क्या है, मैंने आपको पहले बताया था कि ईमानदार रहना है। इंश्योरेंस कंपनी को भी ईमानदार रहना है और आपको भी ईमानदार रहना है। जो आपके और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो जो ईमानदारी है उसी के बिहाफ पर है, जो आपकी ऑनेस्टी है उसी के बिहाफ पर है। जो जो आपने प्रपोजल फॉर्म में इंफॉर्मेशन दी इंश्योरेंस कंपनी को, उसी को बेस बना के उसने प्रीमियम आपसे चार्ज किया है। तो जो मटेरियल फैक्ट्स हैं वो आपने डिस्क्लोज किए हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए अंडर राइटर में टर्म्स कंडीशन डिसाइड की है प्रीमियम चार्ज। तो वहां बड़े ईमानदार रहने की जरूरत है, अटमोस्ट गुड फेथ इसी को। अब जब पॉलिसी बनती है, पॉलिसी उसमें क्या क्या चीजें होती है, हेडिंग होती है, प्रेम्बल होता है, सिग्नेचर होता है, ऑपरेटिव क्लाउज होता है, एक्सेप्शंस होती है, कंडीशंस होती है, पॉलिसी शेड्यूल होता है। हम देखे करके समझते हैं। हेडिंग क्या है, एवरी पॉलिसी डॉक्यूमेंट हैज ए हेडिंग दैट इंक्लूड द नेम ऑफ द इंश्योरेंस एंड यूजुअली देयर लोगो एड्रेस टुगेदर विद अदर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, दैट इज अ फोन नंबर, वेबसाइट। हेडिंग में इंश्योरेंस कंपनी का नाम होगा, उसका एड्रेस होगा, उसकी वेबसाइट होगी, उसके टेलीफोन नंबर होंगे। प्रेम्बल में क्या होगा, दिस इज जनरली सिमिलर थ्रू आउट द मार्केट, इट कंसिस्ट ऑफ फोर मेन पॉइंट। इसके चार मुख्य बिंदु हैं। पहला, द प्रपोजल फॉर्म एंड एनी क्वेश्चनर आर पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जो भी प्रपोजल फॉर्म है ये कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होता है। द सम एश्योर्ड, बीमा राशि कितनी होगी वो होता है। द प्रीमियम इज मेंशन, प्रीमियम कितना लिया गया है वो मेंशन किया जाता है। द प्रेम्बल स्टेट दैट द इंश्योर विल प्रोवाइड द कवर एज एग्रीड, इंश्योरेंस कंपनी कौन कौन से कवर प्रोवाइड कराएगी इस कॉन्ट्रैक्ट में वो लिखा होता है, यानी कि इंश्योर्ड पैरल। इसके अलावा नेम ऑफ द डिफरेंट पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, द इंश्योर्ड पर्सन एंड द कंपनी प्रोवाइडिंग द इंश्योरेंस। अब तो ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट की पार्टियां, दोनों के नाम होते हैं। इंश्योरेंस कंपनी का नाम आ गया, इधर इंश्योर्ड का नाम होता है, बीमा धारक का नाम उसमें लिखा जाता है। सिग्नेचर होते हैं अंडर द प्रेम्बल और क्लोज टू इट विल बी प्रिंटेड द सिग्नेचर ऑफ एन अथोराइज्ड ऑफिसर ऑफ द कंपनी। जो अथोराइज ऑफिशियल है इंश्योरेंस कंपनी का, उसके वहां पे सिग्नेचर होते हैं। फिर होता है ऑपरेटिव क्लाउज, होता है एक, दिस इज अ की पार्ट ऑफ द पॉलिसी वेयर द एक्चुअल कवर प्रोवाइडेड इज आउटलाइन, इट इज आल्सो कॉल्ड द इंश्योरिंग क्लाउज एंड इंक्लूड द फ्रेज
द कंपनी विल। क्या मतलब हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें ये लिखा होगा कि कौन कौन से इंश्योर्ड पैरल इंश्योरेंस कंपनी कवर करेगी, कहाँ कहाँ पे आपको क्लेम मिलना है, कौन कौन से रिस्क उन्होंने कवर किए हैं आपके। फॉर एग्जांपल फायर पॉलिसी में फ्लड, फायर, स्टॉर्म, इनंडेशन, रॉक रॉक स्लाइड, लैंड स्लाइड, ये सारे के सारे वहाँ पैदल लिखे होते हैं। इसे कहते हैं ऑपरेटिव क्लाउज, और इसको इंश्योरिंग क्लाउज भी कहा जाता है। एक्सेप्शंस, द सेक्शन डिटेल व्हाट द इंश्योरेंस विल नॉट पे फॉर। इसमें लिखा होता है अपवाद, एक्सेप्शंस उसमें होते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी में। इसका मतलब ये है कि कहाँ कहाँ आपको पैसा नहीं मिलने वाला है, तो उसमें क्लियर लिखा होता है कि इन इन चीजों के लिए आपको पैसा नहीं मिलने वाला है, क्लेम नहीं मिलने वाला है। एग्जाम्पल जैसे बार का होता है कि अगर वॉर हो गया, युद्ध हो गया, दूसरी कंट्री ने अटैक कर दिया और वहां पे कुछ लॉस हो गया, तो ऐसी कंडीशन में लिखा होता है, उसमें एक्सक्लूजन में आता है ये कि यहाँ पे आपको क्लेम नहीं मिलने वाला। फिर कंडीशंस होती हैं, कंडीशन को समझ लेते हैं। टर्म्स हैं, द इंश्योर्ड मस्ट कंप्लाई विद द टर्म्स ऑफ द पॉलिसी। जो टर्म्स कंडीशन लिखी होती है वो इंश्योर्ड को फॉलो करनी होती है। अल्टरेशन टू द रिस्क, द इंश्योर्ड मस्ट नोटिफाई द इंश्योरर शुड देयर बी ए चेंज टू द रिस्क। जैसे ही रिस्क में कोई चेंज होगा, मटेरियल फैक्ट्स में कोई भी मॉडिफिकेशन होगा, आप इंश्योरेंस कंपनी को इमीडिएटली इंश्योर्ड की जिम्मेदारी है वो इन्फॉर्म करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर गाड़ी आपने बेच दी, तो आपको इंश्योरेंस कंपनी को ये इन्फॉर्म करना होगा कि आई हैव सोल्ड दी व्हीकल, मैंने अपनी गाड़ी इस शख्स को बेच दी है। तो क्या है, क्योंकि ये मटेरियल फैक्ट है, इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योरेंस किया हुआ है, उसने आपको देखा, आपकी गाड़ी को देखा, उसी तरह से उन्होंने इंश्योरेंस किया। अभी रिस्क बदल गया, अब रिस्क ट्रांसफर हो गया जिसने गाड़ी खरीदी, इसलिए ये इन्फॉर्मेशन इंश्योरेंस कंपनी को देना बहुत जरूरी है। क्लेम प्रोसीजर, अब इसमें क्या है, ये वेरी करेगा कि फायर पॉलिसी में कुछ अलग तरह का क्लेम प्रोसीजर होगा, हेल्थ पॉलिसी में कुछ अलग तरह का होगा, लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी है उनमें क्लेम प्रोसीजर बिल्कुल डिफरेंट। Fraud. The benefit of the policy will be forfeited should it be discovered that the claim is in any way fraudulent. कहीं पर भी पता चलता है कि बीमा धारक फ्रॉड कर रहा है, उसी वक्त इंश्योरेंस पॉलिसी को इंश्योरेंस पॉलिसी ड्रस्ट हो जाएगी, स्वयं ड्रस्ट हो जाएगी, और जो दावा करता है उसे कोई भी क्लेम नहीं मिलने वाला है फ्रॉड वाले के। रीजनेबल केयर, इंश्योर की ये भी जिम्मेदारी है कि वो अपनी प्रॉपर्टी की प्रॉपर केयर करेगा, वो इस तरह से केयर करेगा जैसे कि उसका इंश्योरेंस ना हो। कंट्रीब्यूशन, अब एक ही रिस्क को डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनी ने कवर किया हुआ है, तो फिर वो भी टर्म्स कंडीशन में लिखा होता है। कैंसिलेशन क्लॉज होता है कि किन किन कंडीशन में पॉलिसी के कौन कौन से कंपोनेंट को कैंसिल किया जा सकता है। इसका मरीन इंश्योरेंस में जो एग्जांपल है वो एसआरसीसी कैंसिलेशन क्लॉज है। फिर एस्टिमेट्स डिक्लेरेशन होते हैं, जैसे मरीन पॉलिसी में आपको इंटरवल पे जितना आपने कार को भेज दिया है, जितना आप ट्रांजिट कर चुके हैं, उसका डिक्लेरेशन इंश्योरेंस कंपनी देता है। इसी तरह फायर पॉलिसी में जो डिक्लेरेशन पॉलिसी होती है उनमें रहना होता है, तो इस तरह की चीजें उसमें होती हैं। एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कंडीशन, कुछ कंडीशन ऐसी होती है जो प्रिंट फॉर्म में होती है, और कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जो कि लिखी नहीं जाती हैं बट वो करनी होती है, जैसे कि अटमोस्ट गुड फेथ, यानी कि आपको ईमानदार रहना है इंश्योरेंस कंपनी के, इंश्योरेंस कंपनी को भी बीमाधारक के लिए ईमानदार रहना है। तो ये लिखी हुई नहीं होती बट ये होती है, इसे कहते हैं इम्प्लाइड कंडीशन। फिर पॉलिसी शेड्यूल होता है, उसमें क्या लिखा होता है, इंश्योर्ड टाइटल, इंश्योर्ड एड्रेस, नेचर ऑफ द बिजनेस, पीरियड ऑफ इंश्योरेंस, प्रीमियम, लिमिट्स ऑफ लायबिलिटी, पॉलिसी नंबर, एनी स्पेशल एक्सक्लूजन कंडीशन, और एस्पेक्ट्स ऑफ कवर, ये सारे के सारे पॉलिसी शेड्यूल में मिलते हैं, उसमें लिखे होते हैं। कौन सा रिस्क कवर है, वो सारे की सारी जानकारी पॉलिसी शेड्यूल में अवेलेबल होती है। द अल्टरेशन नॉर्मली रिक्वायर्ड अंडर ए पॉलिसी रिलेटेड टू वेरिएशन इन सम इंश्योर्ड, कहाँ पर आपको इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेट करना है, कहाँ पे मॉडिफिकेशन की जरूरत है, कि अगर सम इंश्योर्ड में ऊपर नीचे हो रहा है, सम इंश्योर्ड को बढ़ाना है या कम करना है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट में कोई चेंज हो रहा है, आपने गाड़ी बेच दी, आपने माल बेच दिया, आपने मॉर्गेज कर लिया, आपने लोन लिया गाड़ी के ऊपर, ये सारी की सारी चीजें क्या, ये चेंज ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। एक्सटेंशन ऑफ इंश्योरेंस टू कवर एडिशनल पैरल्स, अब आपको कुछ अलग से पैरल्स को कवर कराना है अपनी पॉलिसी में, तो उसके लिए मॉडिफिकेशन की जरूरत होती है।
फिर हम बात करेंगे लीगल डॉक्यूमेंट की। इन द इवेंट ऑफ एनी डिस्प्यूट बिटवीन द पॉलिसी होल्डर एंड द इंश्योरर, द पॉलिसी विल बी इंटरप्रेटेड बाय द कोर्ट। जब भी इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योर्ड के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होगा, तो जो इंटरप्रिटेशन है पॉलिसी का, पॉलिसी की व्याख्या है, वो कोर्ट के द्वारा की जाएगी। कोर्ट ऑफ लॉ उसमें इन्वॉल्व होगा, वो बताएगा कि ये इसमें क्या कवर है और क्या कवर नहीं। कोई भी एम्बिग्युइटी होगी तो वो मैटर कोर्ट के जरिए ही सॉल्व होगा। इंश्योरेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंश्योरर, एज ए इंश्योरर, इंश्योरर बोले तो इंश्योरेंस कंपनी, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? As with any contract, it is for the parties to a contract of insurance to make their intentions clear in their contract. जो इंश्योरेंस कंपनी है उसकी इंटेंशन, उसकी मंशा बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए। The court will not be able to enforce a contract one way or the other, the terms of which are uncertain. ऐसी कोई टर्म्स कंडीशंस या कोई ऐसी वर्डिंग अगर पॉलिसी में पाई जाती है तो अनसर्टेन है, अनिश्चितता की जिसमें स्थिति बनती है, तो ऐसी चीजें कोर्ट इन्फोर्स नहीं कर पाते। मोस्ट कोर्ट वुड नाउ सी दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग इन द हैंड्स ऑफ द इंश्योरेंस, क्योंकि जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है वो इंश्योरेंस कंपनी बना रही है, तो उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसी की जिम्मेदारी है कि वो उसको प्रॉपर ड्राफ्ट करे। प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन। द प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन इन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स आर द सेम एज इन द केस ऑफ अदर कॉन्ट्रैक्ट्स। वो क्या होते हैं? द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस इज ए मैटर टू बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट। जो पॉलिसी वर्डिंग है, जो इसका कंस्ट्रक्शन है, जो इसका निर्माण है, कौन डिसाइड करेगा? कोर्ट डिसाइड करेगी। Where the court has already decided the meaning of word used on a policy of insurance, the doctrine of precedent will be applied. अगर कोर्ट ने किसी भी चीज को, किसी भी वर्ड को इंश्योरेंस के पहले ही डिसाइड कर लिया तो उसको उसको मान्यता दी जाएगी। रिटन वर्ड्स, प्रिंटेड वर्ड्स। कुछ प्रिंटेड फॉर्मेट में पॉलिसियां होती हैं, कुछ हाथ से लिख दी जाती हैं, तो चाहे हाथ से लिखे हो या वो प्रिंटेड हो, वो दोनों के दोनों वैलिड होते हैं। अच्छा, एक बहुत मजेदार इसमें है, इन केस ऑफ एम्बिग्यूटी द कॉन्ट्रा प्रोफरेंटम रूल विल बी अप्लाइड। अब ये क्या है? यहाँ पर भी इस तरह की सिचुएशंस आएंगी जहाँ पे कि इंश्योर्ड और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में कोई डिस्प्यूट पैदा हो, और वो जो वर्डिंग है, जो लैंग्वेज है, उसकी एम्बिगुटी, उसमें जो त्रुटियां हैं, उसमें जो त्रुटि है, कमी है, खराबी है, उसकी वजह से कोई डिस्प्यूट पैदा होता है, तो ऐसी कंडीशन में जो जजमेंट है, जो फैसला है, वो इंश्योर्ड के हक में सुनाया जाएगा, यानी कि बीमा धारक का जो हित है उसको सुरक्षित रखा जाएगा। इसे कहते हैं कॉन्ट्रा कॉन्ट्रा प्रोफरेंटम रूल। मतलब क्योंकि पॉलिसी को ड्राफ्ट किसने किया? इंश्योरेंस कंपनी। तो उसमें जो भी एम्बिग्यूटी है, जो भी त्रुटि है, इसकी जिम्मेदारी किसकी हुई? इंश्योरेंस कंपनी की। तो कोर्ट हमेशा जो है इस मामले में बीमा धारक का साथ देता है, पॉलिसी होल्डर के फेवर में ही ये फैसले सुनाया करता है। फिर पॉलिसी इंडोर्समेंट है। पॉलिसी इंडोर्समेंट, जो भी चेंजेज हैं, एड्रेस में चेंजेज है, कोई रिस्क में चेंजेज है, या आपको जो बीमा राशि है उसको बढ़ाना है, सम इंश्योर्ड को बढ़ाना है या कम करना है, या कोई और मटेरियल फैक्ट्स है, इन सब के लिए आप इंडोर्समेंट कराते हो अपनी पॉलिसी को, यानी कि पॉलिसी में एक डॉक्यूमेंट लग जाता है कि इस पॉलिसी का इंडोर्समेंट ये है जिसमें कि ये चीज हमने मॉडिफाई कर दी है, चेंज कर दी, उसे हम कहते हैं इंडोर्समेंट। फिर रिन्यूअल डॉक्यूमेंट होते हैं, मार्केटिंग अरेंज। इट्स ए मच मोर एक्सपेंसिव टू ऑब्टेन अ न्यू कस्टमर देन रिटेन एन एग्जिस्टिंग वन। बड़ा मुश्किल है नए कस्टमर को बनाना, लेकिन जो पुराना कस्टमर है उसको आप आसानी से अपने साथ जोड़े रख सकते हो। तो ये रिन्यूअल डॉक्यूमेंट क्या है? रिन्यूअल डॉक्यूमेंट में आप उसको रिन्यूअल नोटिस भेजते हो कि आपकी पॉलिसी इतने टाइम के बाद रिन्यू होनी है, आप उसको रिन्यू करें। तो ये सारे के सारे रिन्यूअल डॉक्यूमेंट्स हैं, रिन्यूअल नोटिस हैं। अब रिन्यूअल नोटिस में भी और रिन्यूअल डॉक्यूमेंट में कोई सेम चीज लिखो कि नेम एंड एड्रेस होगा, पॉलिसी नंबर होगी, इंश्योरेंस कंपनी का नाम होगा, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन होगी, ब्रोकर का नाम होगा, ब्रोकर की इन्फॉर्मेशन होगी, क्लाइंट का एड्रेस होगा, इंश्योरेंस का पीरियड कब से कब रहने वाला है वो होगा, रिन्यूअल में कितना प्रीमियम लेने वाले हैं वो होगा, डिक्लेरेशन रिमाइंडर होगा, 64 बीबी रिमाइंडर होगा। ये क्या होता है? ये रिमाइंडर दैट द इंश्योरेंस विल नॉट बी इफेक्टिव अनलेस द प्रीमियम। मतलब वही 64 बीबी बोले तो कि प्रीमियम आपको एडवांस में पे करना है।
फिर इंश्योरेंस प्रपोजल्स हैं, फॉर्म्स हैं और सर्टिफिकेट्स की हम बात करते हैं। जैसे हमने बताया प्रिंसिपल ऑटोमोस्ट गुड फेथ, ये प्रपोजल फॉर्म में एप्लीकेबल होता है कि आप प्रपोजल फॉर्म में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देंगे। तो जनरली प्रपोजल फॉर्म होते हैं, उसमें नेम होता है कंपनी का, अगर कॉर्पोरेट का इंश्योरेंस कर रहे हैं तो उसकी वेबसाइट होती है, कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन होती है, एड्रेस होता है, बिजनेस किस तरह का करता है वो होता है, इंश्योरेंस का पीरियड होता है, और कोई पुराना क्लेम तो नहीं है वो होता है, क्लेम हिस्ट्री या इंश्योरेंस हिस्ट्री, कहाँ 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 से इंश्योरेंस करा रखा है पीछे, वो सारी चीजें होती है। फिर डिक्लेरेशन होती है कि भाई जो भी हम बता रहे हैं वो सत्य है, सच है। इंश्योरेंस स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं, फिर एक्सपोजर के हिसाब से होते हैं। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस में भाई बिल्डिंग कितनी पुरानी है, कितना माला बनी हुई है, बेसमेंट है नहीं, इस सारी के सारे क्या क्या एक्सपोजर हैं उसके ऊपर फिर स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं। फिर पॉलिसी लिमिट की बात होती है, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस दिस विल बी द सम इंश्योर्ड विद मॉडर्न कवर, इट इज यूजुअली द रीस्टेटमेंट वैल्यू। अब उसमें लिमिट ऑफ इंडेमनिटी क्या है, मतलब इंश्योरेंस कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी रहेगी, पॉलिसी किस तरह की बनी हुई है, मार्केट वैल्यू पे बनी हुई है, रीस्टेटमेंट जो होता है उस वैल्यू पे बनी हुई है, तो वो पॉलिसी की जो लिमिट है वो वहां पे होती है। फिर स्पेसिफिक क्वेश्चन की बात होती है, हजारस केमिकल तो नहीं कहीं आपने फैक्ट्री में रखा हुआ है। मोटर इंश्योरेंस में व्हीकल किस एरिया में चल रहा है, पता लगा हिल स्टेशन पे चला रहे हो तो वहां की चीजें बदल जाएंगी, तो कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन भी प्रपोजल फॉर्म में पूछे जाते हैं। फिर इंश्योरेंस सर्टिफिकेट होते हैं। अब थर्ड पार्टी इंश्योरेंस तो कंपलसरी है इंडिया में, कि बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की गाड़ी रोड पे नहीं चल सकती है। तो अब ये जो लिखा जाता है वो इंश्योरेंस सर्टिफिकेट होता है, इंश्योरेंस पॉलिसी को इंश्योरेंस सर्टिफिकेट भी कहते हैं। फिर बात करते हैं मोटर व्हीकल एक्ट 1988। इन इंडिया द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 चैप्टर 11 इंश्योरेंस ऑफ मोटर व्हीकल अगेंस्ट थर्ड पार्टी रिस्ट्रिक्शन इज द रिलेवेंट वन रिलेटिंग टू द सर्टिफिकेट। द सर्टिफिकेट itself is straightforward with the following being the principal heading। जो सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस होगा यानी इंश्योरेंस की जो पॉलिसी होगी वो प्रॉपर, उसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सर्टिफिकेट, भाई पॉलिसी नंबर होगा, सर्टिफिकेट नंबर होगा, उस पर इफेक्टिव डेट होगी, कब से कब चल रही है, डिटेल ऑफ द इंश्योर्ड होगा, नेम एंड एड्रेस होगा पूरा, कौन गाड़ी चलाएगा ये पूरी डिटेल होगी। तो इस तरह का ये, कई बार ये होता था पहले जमाने में होता था, अब तो नहीं होता है, कि पॉलिसी बनने में टाइम लगता था तो वो कवर नोट इशू कर देते, कवर नोट 15 दिन के लिए वैलिड होता था। इसी तरह से मरीन इंश्योरेंस में भी एक सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता था। पॉलिसी सर्टिफिकेट को ओरिजिनल और डुप्लीकेट दोनों तरह से इशू किया जा सकता है। अगर जैसे क्लेम के टाइम पे उस जमाने में डिमांड होती थी कि ओरिजिनल पॉलिसी डॉक्यूमेंट चाहिए, तो अगर फोटो कॉपी होता था, डुप्लीकेट होता था, तो उसमें फिर प्रॉब्लम होती थी, तो उस पर डुप्लीकेट लिखा होना जरूरी था, एक और एक कॉपी पे ओरिजिनल, दूसरे पे डुप्लीकेट लिखा होता था। फिर वही है जैसे मैंने आपको बताया, सर्टिफिकेट नंबर है, कब से इशू हुआ है, ओपन पॉलिसी नंबर है, प्रीमियम है, एश्योर्ड कौन है, सम इंश्योर्ड कौन है, कहाँ से कहाँ माल जाएगा, ये सारी की इंफॉर्मेशन मरीन इंश्योरेंस का जो सर्टिफिकेट होता है उससे अवेलेबल होता है। फिर इंश्योरेंस क्लेम फॉर्म है, इसमें क्लेम के टाइम पे कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन पूछी जानी है, वो सारी की सारी, नेम, बिजनेस, कैसे लॉस हुआ, पॉलिसी नंबर, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इसमें क्लेम फॉर्म में पूछी जाती है। जैसे मैंने आपको बताया, इसको हम समराइज करते हैं। A insurance contract is a legal document and has all the element of a valid contract। जिस तरह से एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाया जाता है, ऑफर एक्सेप्टेंस, ये सारी चीजें उसमें भी होती हैं, तो इसी तरह से इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में भी सारी चीजें होती हैं, इसलिए इसको एक लीगल डॉक्यूमेंट कहा जाता है। और मोस्ट क्लासेस द पॉलिसी स्ट्रक्चर स्टैंडर्ड एंड डिवाइडेड इनटू 7 कंपोनेंट। जो पॉलिसी का स्ट्रक्चर है उसको 7 एलिमेंट्स में डिवाइड किया जाता है। एंड इंश्योरेंस प्रपोजल फॉर्म इंक्लूड जनरल क्वेश्चन, insurance related questions and specific questions। Claim form are used for both obtaining claim information and building database for analysis। क्लेम फॉर्म में दो तरह की इंफॉर्मेशन होती है, क्लेम से रिलेटेड भी होती है, बिल्डिंग से रिलेटेड भी होती है, ताकि वो बाद में जब डाटाबेस हमारा रेडी हो रहा होता है तो उसमें हम
बाद में एनालिसिस करने के लिए उसको यूज कर पाए। तो ये था आज का चैप्टर। आपको ये कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय दें। और हमारी कोशिश है कि हम बाकी इस पेपर के बाकी वीडियो भी जल्दी से अपलोड कर दें। आप तो बस अपनी पढ़ाई चालू करिए ताकि आप इंश्योरेंस में आसानी से डिप्लोमा हासिल करें। धन्यवाद।